स्टार्ट है। हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में इससे पहले 2 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज की इस क्लास को। तो आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जुड़ेंगे आप सब लोग और अपने सभी दोस्तों तक एक बार आप सेशन को शेयर करें। बहुपद के अंदर आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय पे जो क्वेश्चंस बनता है पोलिनोमियल का। इससे पहले आप लोगों ने बहुपद का बेसिक पढ़ा है। रेखिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, दो चर का रेखिक समीकरण आप लोगों को पढ़ाया है। और आज आप लोग इसी के अंदर एक पॉइंट सीखने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। जैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। तो देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ये बहुपद आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। शेषफल प्रमेय बोलते हैं इसको आप लोग। बचपन में तो हम लोग इसे इस तरह से डिवाइड करते थे, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स और प्लस 1। बचपन में हम लोग इस तरह सरल करते थे, इसको डिवाइड कराते थे x माइनस 1 से, और इसको सरल करने पर लास्ट में जो बचता है उसे बोलते हैं आप लोग रिमाइंडर, शेषफल। अब आपको इस तरह से डिवाइड तो नहीं करना, क्योंकि देखेगा तो कोई नहीं कि आपने कैसे डिवाइड किया। तो अब इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे। किस तरह से करना है, इस तरह का सवाल आता जरूर है। ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है जहां बहुपद लिखा हो, क्योंकि पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन है ये। अब यहां करने के लिए आपको ये देखना है कि डिवाइड किससे कराना है, x माइनस 1 से। तो एक बार के लिए हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 से डिवाइड जब आप कराओगे तो मैं कह दूंगा कि इस बहुपद का ये टुकड़ा है, गुणनखंड है ये, इस बहुपद का ही ये फैक्टर है। और अगर बहुपद का गुणनखंड है तो एक बार के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इससे भाग करने पर शेषफल क्या आता होगा, 0 आता होगा। तो x माइनस 1 जो है इस बहुपद का फैक्टर है, तो इसके बराबर में एक बार आप 0 ले, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस का एक आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस बहुपद में x की जगह पर 1 रख दो आप लोग, जो आएगा वही शेषफल होगा। इस बहुपद में बहुपद क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस प्लस 1, सॉरी, x का मान क्या रखना है, 1 रख दो इस बहुपद के अंदर। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 माइनस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 प्लस 1 और प्लस 1। ये माइनस का 2 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आ जाएगा, इसका शेषफल 1 आएगा, प्लस 1। ऑप्शन सी मेरा सही है। इस बहुपद को x माइनस 1 से अगर डिवाइड कराते हैं आप, तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो 1 होगा, x बराबर 1। यहां से 1 आएगा सब। तो आसान होता है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चंस। इस तरह से पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको। बचपन में ऐसे करते थे कि इस x को एक्स क्यूब में डिवाइड कराओ, कितनी बार, x²। तो यहाँ x² लिखते थे, x² x से गुणा होगा तो x क्यूब आ जाएगा, x² माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस x² आ जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ये पूरा बिल्कुल बेसिक तरीका है। कोई नहीं देखेगा कि आपने किस तरह से डिवाइड करा, हमें इससे मतलब है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल तो 1 बचेगा, शेष जो आएगा वो 1 रहेगा बस, और कुछ नहीं। और करेंगे क्वेश्चन ऐसा। ये देखो आप लोग, ये बहुपद आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया इस बहुपद को x माइनस 1/2 से अगर डिवाइड किया जाए, x माइनस 1/2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। या आपको ये बताना है शेष क्या होगा। क्या लिखा है बहुपद, 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x
-3। इस बहुपद को x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। डिवाइड किससे कराना है, x माइनस 1/2। तो एक बार बराबर में आप 0 लिखा करें। तो बताओ ये माइनस का 1/2 जब बराबर से आगे जाएगा, पक्षांतरण होगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2। x बराबर क्या आ गया, 1/2। तो इस बहुपद में x की जगह पर आप 1/2 रख दो, 1/2 रख दो, और जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा, वही आपका शेषफल कहलाएगा। बहुपद क्या है, 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। x की जगह 1/2 रखना है, तो 4 गुणा 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। माइनस 12 गुणा, यहां स्क्वायर कराओगे तो 1/4 आ जाएगा ये, प्लस 14 गुणा x का मान 1/2। आसान है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना आना चाहिए, गुणा कराना आना चाहिए। ये दिखते क्वेश्चन अजीब है, अगर आप x y z देख के छोड़ोगे तो छोड़ दो भले ही, बाकी सवाल आसान है, कुछ नहीं है बहुपद के अंदर। 4 से काट दो इसको, 2 बार कटेगा। 4 से इसे भी काट लो आप लोग, 3 बार कटेगा। 2 से इसे काटोगे 7 बार कटेगा, 2 7 14। ये आ गया 1/2, ये माइनस का 3 प्लस का 7 और माइनस का 3, ये बच गया। अब देखो -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 7, तो 7 में 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। 1/2 प्लस 1, इस पूरे को सरल करा तो 1 आ रहा है। 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा ये, यानी 3/2, 3/2 मेरा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3/2, 3/2। देखिए एक बार कैसे ऐड किया, एलसीएम लेके तो जोड़ोगे इसको, 2 एलसीएम आएगा, या फिर आप ऐसा कह दो 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3/2। इस तरह से पूरा लिख के कर लो। 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 में भाग 1 बार जाएगा 1, 1 से भाग 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3/2, 3/2। इस बहुपद को x माइनस 1/2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो 3/2 होगा, वो 3/2 होगा। और करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ, करोगे लगातार देखोगे तो सीख जाओगे। बहुपद पे शेषफल प्रमेय पे बनने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बहुपद दे रखा है ax³ प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 8 को x प्लस 3 से भाग करने पर शेषफल जो आ रहा है वो -20 है। तो बताओ a का मान क्या होगा। इस बार शेषफल पहले ही दे रखा है, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन करे वहां तो आप लोगों ने रिमाइंडर निकाला था शेषफल क्या होगा, इसमें आपको शेष पहले ही बता रखा है। आपसे पूछना चाहता है a का मान क्या होगा। देखो बहुपद क्या लिखा है, पोलिनोमियल x वेरिएबल को लेकर लिखा है ax³ प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 8, ये बहुपद है। इस बहुपद को x प्लस 3 से भाग कराया है, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर -3 रखना है आपको, प्लस का 3 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस बहुपद में पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है, -3 रखना है। इसको सरल करिए, x का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 27, माइनस का 27 a आएगा। माइनस में क्यों आया,
-3 को 3 बार गुणा कराओगे, -3 और -3, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27 तो आएगा, लेकिन माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या जब माइनस से गुणा होगी तो प्लस होगा, और प्लस गुणा वापस कराओगे माइनस से तो माइनस होगा। तो 3 नंबर अगर माइनस में गुणा हो रहे हैं तो माइनस ही आएगा। वैसे आप सब जानते हैं कि माइनस की संख्या को अगर माइनस से गुणा कराया जाए तो प्लस में आता है, अगर 2 ही बार गुणा हो रही हो तो। 3 बार गुणा हो रहा है तो माइनस में आएगा। तो माइनस का 27a, यहाँ स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9, और 9 गुणा 9 81, प्लस का 81, प्लस 4, x का मान -3 है तो 4 गुणा -3 -8। इसको सरल करने पे शेषफल प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि माइनस का 20 आएगा, तो बराबर में माइनस का 20 लिखेंगे। इसको सरल करिए आप लोग, क्या हो गया ये, माइनस का 27a प्लस का 81, ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 माइनस का 12 माइनस का 8, और बराबर में कितना आएगा, माइनस का 20। 12 और 8 20 ही हो रहा है, -12 और -8 माइनस का 20 और माइनस का 20, ये आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 27a, ये प्लस का 81 जब बराबर से आगे जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 81 में किसका भाग देंगे, 27 का, और 27 से कितनी बार भाग चला जाएगा सर, 3 बार, 3 बार, a का मान यहाँ पर 3 आएगा। तो कई बार आपको शेषफल देगा, कई बार आपसे शेषफल पूछेगा। इस सवाल में शेषफल आपको पहले से ही गिवन है, इस अज्ञात राशि a का मान पूछा है। पेपर में बहुत टाइम है आपके, आप आराम से कूल रह करके ईमानदारी के साथ अगर प्रयास करो तो अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर परेशान रहोगे हमेशा की तरह, परेशानी से कोई हल नहीं होता ना, ज्यादा परेशान रहने से भी कोई आंसर नहीं आने, कुछ हल नहीं निकलेगा। शांत रहो, ईमानदारी से अपना एफर्ट्स लगाओ, प्रयास करो, रिजल्ट की टेंशन छोड़ो, रिजल्ट आपके लिए बनेगा। अगला सवाल ये देखो, इससे पहले और भी एक रिमाइंडर का, पहले ये देखो, यही दोनों तो एक ही है खैर, ये देख लो आप, इसने क्या कहा है, इसमें देखो क्या लिखा है, ये फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो सिलेबस में अगर केवल बहुपद लिखा है ना तो भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी सवाल बन सकता है, गुणनखंड का भी आ सकता है, शेषफल का सवाल भी आ सकता है। ये है तो क्वेश्चन वही, लेकिन बोलने की तरीका बदल दिया, गुणनखंड बोला। यदि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो बताओ k का मान क्या होगा। अगर मैं आपको कहूं यदि 3 12 का गुणनखंड है, 3 जो है वो 12 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो अगर 12 में 3 से भाग दो तो शेषफल 0 बचेगा। किसी बहुपद में, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, लिख भी लेना इस बात को, किसी भी बहुपद में यदि उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी बहुपद में उसी बहुपद के गुणनखंड का अगर भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जैसे 12 का गुणनखंड 3 है, 12 का 3 जो है वो 12 का गुणनखंड है, तो 12 में 3 से भाग दोगे शेषफल 0 ही तो आएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से ये इस बहुपद का गुणनखंड बता रखा है, सवाल में पहले ही लिखा है, तो ये बात निश्चित है कि इस x+1 से इसको भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। बस ये सिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं
कि इस बहुपद को अगर x+1 से भाग किया जाएगा तो शेषफल इस बार 0 बचेगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है। तो देखो बहुपद क्या दे रखा है, पहले उसको लिखो। बहुपद लिखा है 2x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस k। ये बहुपद दे रखा है। इसका एक गुणनखंड है जो x+1 है। x+1 जो इसका गुणनखंड है, तो x+1 से भाग करने पर निश्चित है कि शेषफल 0 आएगा। तो x बराबर -1 रख दो आप लोग, और शेषफल जो है वो 0 आएगा। अगर ये गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ये बात निश्चित है। तो आपसे पूछा गया k का मान क्या होगा, तो x की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है। यहां पर जहां जहां x लिखा है वहां -1 रख दो। 2 गुणा x का क्यूब है तो -1 का क्यूब कर दो, प्लस 8 गुणा, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा होंगे ना। 8 गुणा -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 गुणा -1, ये -1 है। तीन गुणा -1 प्लस k, और बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बराबर में 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 0 बताओ, क्योंकि सर ये बहुपद का गुणनखंड था, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको सरल कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा, k का मान वही होगा। तो -1 का क्यूब कराओगे तो -1 ही आएगा। एक को से कितनी बारी गुणा कराओ एक तो आएगा ना, लेकिन वो एक माइनस का होगा, क्योंकि -1 का क्यूब है वो। तो -1 जब 2 से गुणा होगा तो -2, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 1, और 8 गुणा 1 8 प्लस 8, 3 गुणा होगा -1 से तो -3, प्लस k बराबर 0, बराबर में 0। ये -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, और प्लस का 8 है तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गए तो 3, 3 प्लस k बराबर 0। तो ये प्लस का 3 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। k बराबर होगा सर -3, यही मेरा आंसर है। k बराबर कितना आ जाएगा, -3। ऑप्शन डी हमारे सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारे सवाल का एक सही आंसर होगा, k बराबर -3। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो फिर मैं करवाता हूं। एक बार आप लोग ट्राई करिए, सेम सवाल है वो। इस बार लिखा है यदि x - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो उसमें तो k पूछा था, इसमें पूछा a का मान क्या होगा। सेम वही सवाल है, ट्राई करेंगे आप लोग, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे कर सीखने का तो जरूर सीख जाओगे। लेकिन अगर x y z a b c d k इनको देख के छोड़ दोगे तो आप लोग नहीं सीख पाओगे। सबने यहीं पर आकर सीखा है। हमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, CI, ऐसा ये टॉपिक आसान इसलिए लगते हैं कि वो हम सीखते आ रहे हैं, काफी टाइम से पढ़ लिया, बहुत बार उनको सीख लिया, पढ़ लिया। जबकि एडवांस जो मैथ चाहिए, जो मैथ्स आप सीख रहे हो, ये उससे भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक बार टाइम देना पड़ता है इसको, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ ध्यान देना पड़ता है एक बार। चलो बताओ तो आप लोग, x² - ax, ये बहुपद है x² - ax -15। इस बहुपद का एक गुणनखंड x - 3 है।
तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। गुणनखंड है तो इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा 0। अगर ये बहुपद का गुणनखंड है, फैक्टर है, तो शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा, ये बात निश्चित है। यहाँ पर शेषफल तो 0 ही होना है। अब देखो तो x की जगह 3 रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस ए गुणा 3 माइनस 15 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3a माइनस 15 बराबर 0। ये प्लस का 9 है, ये माइनस के 15 है, प्लस 9 और माइनस 15, माइनस के 15 में से जब 9 घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस 3a और माइनस का 6 बराबर 0। क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ये आगे से आगे प्लस हो जाएगा। माइनस 3a बराबर 6, a बराबर क्या होगा 6/3, माइनस a है ये ना, तो 3 से भाग 2 बार जाएगा, तो a बराबर माइनस का 2 आएगा। ध्यान रखिएगा a का मान कितना होगा -2, माइनस का 2 आएगा ना कि 2 आएगा। 2 किसका आएगा माइनस का। ऑप्शन ए मेरा सही है। आप में से जो कोई कर पा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कराने के बाद आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग और किस तरह से कर रहे हैं। चले आगे, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, इसका है क्या। गुणनखंड पे तो और भी करने हैं क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन और हैं क्या, ये देख लेते हैं हम लोग। अगर आपने शुरू की दोनों क्लासें देखी हैं तो चीजें आगे समझ में आएंगी आपको। गुणनखंड का एक और सवाल ये करके बताना है, यदि x बराबर 3 जो है इस इक्वेशन का हल है तो k का मान क्या होगा। x बराबर 3 दे रखा है, जो इस इक्वेशन का एक मान है, हल का मतलब इसी का मान x का मान है, तो k का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, x बराबर 3 रखना है और फिर आपको सरल करने पर जो है k का मान मिलेगा वो बताना है क्या होगा। बताओ जरा आप में से कौन आंसर देगा, आप सब में से कौन कर पाएगा ये सवाल। 3 एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0। ये इक्वेशन दे रखी, समीकरण दे रखा है जहां x का मान 3 रखना है, तो x बराबर 3 रख दो इसमें। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 27 प्लस k माइनस 1, x की जगह 3 रख दिया, प्लस 9 बराबर 0। ये 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, ये प्लस का 36 आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस भी कर सकते हो आप लोग, या फिर एक बार यहीं रख दो 36, 3 गुणा के 3 के, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा भी जैसे दिमाग में आ जाए तुरंत वही काम कर दो। 27 प्लस 9 36 हो गया, तो k माइनस 1 गुणा 3 बराबर माइनस का 36, ये प्लस का 36 आगे जाके माइनस का हो गया, 3 से काट दो इसको, 12 बार कटेगा, 12 3 36 माइनस का 12, k माइनस 1 बराबर माइनस का 12, ये माइनस का 1 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 1, तो k बराबर आ जाएगा सर माइनस का 11। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, k बराबर होगा माइनस का 11। तो जो आज आप लोगों ने सीखा है, ये बहुपद के अंदर हम लोगों ने शेषफल देखना सीखे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा,
या शेषफल दे रखा हो तो किसी एक अज्ञात राशि का मान पूछ सकता है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और बता दो आप लोग। एक ही जो गुणनखंड के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कई बार। ये भी बहुपदी है होने को तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगी, इस बहुपद के गुणनखंडों की संख्या कितना होगी। 1728 ये बहुपदी तो है। कौन सा बहुपद है ये कहलाता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। ये पढ़ा है आपको अचर बहुपद क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या लिख दी जाए वो अचर है, अचर बहुपद। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है 1728 के गुणनखंड क्या होंगे, तो अचर बहुपद पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समझेंगे गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकालोगे आप लोग। गुणनखंड क्या है, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। 1728 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा वो सब क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड या भाजक कहलाते हैं। 1728 में कौन कौन से नंबर से भाग होगा वो सब इसके गुणनखंड या भाजक कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करें उस दी गई संख्या के गुणनखंड या भाजक कहलाती हैं। जैसे यहां समझ लेंगे आप लोग। गुणनखंड, फैक्टर, जैसे मैं आपसे ये कहूं 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता रहे हैं, इसके कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है। 6 के कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है आपको, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो आपको क्या करना होता है, 6 में देखना होता है कि कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा। 6 के गुणनखंड इस तरह से करने होते हैं, 6 में 1 से भाग जाता है, ये सब गुणनखंड होगा। 2 से भाग जाता है, 3 से भी भाग जाएगा और 6 से भी जाएगा, यही कहलाता है इसे गुणनखंड या भाजक। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसके कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे, ये आंसर है। 6 नहीं सॉरी 4 होंगे। 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इस पे 4 ही संख्याओं का भाग जा रहा है, 4 संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 2 3 और 4। वो नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा सा था। एक और देखते हैं, एक छोटा सा नंबर और लिखा मैंने। गुणनखंड का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है पूरा भाग जाने वाली संख्या। 6 में कौन कौन से नंबर से पूरा भाग चला जाएगा वो सब क्या कहलाते हैं, इसे गुणनखंड या भाजक कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 30 के कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल
गुणनखंड की संख्या। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगी। तो 30 में कौन कौन से नंबर से भाग जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 10 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा और 30 का भी पूरा भाग जाएगा। छोटा नंबर है तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तो आप इस तरह से कैसे देख पाओगे। ये एक बेसिक तरीका है गुणनखंड देखने का। पेपर में ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, सीखेंगे कैसे करना है, जल्दी कैसे आंसर देना है, सीख जाओगे आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आ रहा है, कुल गुणनखंड की संख्या 8 आ रही है। 3 3 6 और 2 8, इसके कुल गुणनखंड की संख्या 8 आ रही है। ऐसे आप किसी भी नंबर के देख सकते हो, लेकिन ये तरीका जो है वो बेसिक है। छोटे नंबर तक तो ठीक है, अगर नंबर बहुत बड़ा आ जाता है तो इस तरह से देखने पे आपको दिक्कतें आएंगी, टाइम लगेगा। हो सकता है आपका कोई छूट गया हो तो गलत आंसर भी आ जाए। तो फिर क्या तरीका है करने का, फिर देखिए आप लोग कैसे कर पाओगे। अब जैसे वो 30 था, अभी एक क्वेश्चन किया है 30 वाला ना, इसको समझ लो आप लोग दूसरा तरीका करने का क्या होगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन किया है 30 के कुल गुणनखंड की संख्या, जिसका आंसर 8 आया है। कुल गुणनखंड की संख्या, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो बेसिक से पता है मुझे आंसर 8 आएगा, लेकिन वो तरीका पेपर में करने के लिए सही नहीं है। अब हम ये सीखेंगे कि इस 30 को अभाज्य संख्याओं से भाग दो, प्राइम नंबर से भाग करा दो। 2 से भाग कराओ, इसमें 15 बार जाएगा। 3 से भाग कराओ, 5 बार जाएगा। और 5 से भाग कराओ, 1 बार जाएगा। किससे भाग देना है, अभाज्य संख्याओं से। ये सीखो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वे सभी प्राकृत संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, जिसमें खुद का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो, ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर आर पॉसिबल, जिनके केवल 2 गुणनखंड या भाजक होते हैं। ये नेचुरल नंबर से बनता है, प्राकृत संख्याओं से बनती है, इसके केवल 2 गुणनखंड या भाजक होते हैं, अर्थात जिसमें खुद का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 में 1 से भाग जाता है और 2 से जाता है। 2 के बाद 3, 5 और 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ऐसी बहुत सारी संख्याएं अभाज्य होती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इसे करने के लिए इस संख्या की सहायता से जल्दी करना सीखेंगे। तो कोई भी नंबर दे रखा हो उसको अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। 30 को अभाज्य संख्याओं से भाग करा तो 30 को मैं लिख सकता हूं 2 से भाग 1 बार गया,
3 से भाग भी एक बार गया और 5 से भाग भी एक बार गया, ये 30 के बराबर ही है। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, 30 के टुकड़े करने हैं, 30 के टुकड़े करने हैं, ये करना है आपको। अब देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, कुल भाजकों की संख्या बतानी है या कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो इनकी जो घातें आई हैं, इन घातों में +1 करके आपस में गुणा कर दो, एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो। 1 + 1, 1 + 1 गुणा 1 + 1, घातों में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 होंगे। ये तो हमें पहले ही पता था कि 30 में टोटल 8 संख्याओं का भाग जाएगा। 30 के कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी, ये हमें पहले ही पता था, और अब भी कितनी आ रही है? 8 ही आ रही है। इसका मतलब ये सही है। अब देखो तो एक और क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ, फिर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। जो अभी एक क्वेश्चन आपको दिया था वह नंबर बड़ा था, एक नंबर और देखते हैं। पहले मैं लिखा 240 240, 240 के कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या। वैसे तो ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन ये गुणनखंड जहां लिखा हो क्वेश्चन वहां कहीं से भी बना सकता है। होने को तो ये बहुपद ही है, और इस बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके भी गुणनखंड आपसे पूछ सकता है। तो 40 के कुल गुणनखंड की संख्या, 240 के कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसके कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या। तो 240 में अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे हम। 2 से भाग दिया 120, 2 से फिर भाग दिया 60, 2 से फिर भाग दिया 30, 2 से अब भी भाग जा रहा है 15, जब तक 2 से भाग जा रहा है 2 का भाग 2, 3 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 1। तो 240 को मैं लिखूंगा 2 से भाग 1 2 3 4 बार गया, 3 से भाग 1 बार गया, 5 से भाग 1 बार गया। ये लिख सकते हैं इसको। 2 से भाग 4 बार गया, 3 से भाग 1 बार गया, और 5 से भाग 1 बार गया। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए एक बात सिखाई है कि इनकी घातों में +1 करके आपस में गुणा कर दो। 4 + 1 5, 4 + 1, घातों में एक जोड़ना है। 1 + 1 2, और 1 + 1 2, 5 का दुगुना 10 और 10 का दुगुना 20, इसमें टोटल 20 संख्याओं का भाग जाएगा। 240 के कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या कितना होगी? 20 होगी सर। 240 के कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या कितना होगी? 20 होगी। ये देखना आप लोग, अगर इसे बेसिक से करना चाहें, इस आंसर को चेक करना चाहें कि सही है या गलत है, तो चेक भी कर सकते हो आप। देखो चेक कैसे करोगे। बेसिक से चेक करना है तो एक एक नंबर ढूंढो आप लोग। 240 में कौन कौन से नंबर का भाग जाता है। शुरुआत किया करो 1 से, 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी पूरा भाग जाएगा, 4 5 6 तक तो हर संख्या का भाग जाएगा। 7 से भाग नहीं होगा, 7 से भाग नहीं होगा। 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से भाग होगा। जिस संख्या में 3 का और 5 का भाग जाता हो तो 15 का भी जाएगा।
15 से कितनी बार भाग जा रहा है? 15 एकम 15, बचे 9, 16 बार। बस यहां तक दिमाग लगाना है। 15 गुणा 16 देखो 240 होते हैं क्या? 15 गुणा 16 240 होता है क्या? 16 5 80 का 0, 8 हासिल कैरी हो गया, 16 और 8 24, ठीक है पूरा। अब आप ये देखो कि 12 से कितनी बार भाग जा रहा है? 20 बार। 12 से, 10 से 24 बार, 8 से 30 बार, 6 से 40 बार, 5 से 5 4 20 और 5 8 40, 48 बार, 4 से 60 बार, 3 से 80 बार, 2 से 120 बार, 1 से 240 बार। इतनी सारी संख्याओं का भाग जाएगा। इन सबको गिन लो, आप लोग काउंट कर लो। टोटल 20 संख्या है तो सही आंसर है, नहीं तो गलत आंसर है। टोटल 20 नंबर आने चाहिए। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 20 होनी चाहिए। आ रही है कि देखो 6 तो लगातार ही आए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसका मतलब ये तरीका हमेशा सही होगा। चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, आप लोग क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे और जो इनके ऊपर घातें आएंगी इनमें +1 करके आपस में गुणा करना है। अब वो जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने दिया था वो कर लेते हैं। 1728 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो करना ये है, 1728 को भाग देना है अभाज्य संख्याओं से। 2 से शुरुआत करनी है हमेशा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से शुरुआत करो। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से भाग 4 3 2, फिर 2 से भाग 2 1 6, फिर 2 से भाग 108, फिर 2 से भाग 54 बार, फिर 2 से भाग 27 बार, फिर 3 से भाग 9 बार, फिर 3 से भाग 3 बार, फिर 3 से भाग 1 बार। 1728 को मैं लिख सकता हूं 2 से भाग, बताओ कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6 बार गया सर। 2 से भाग 6 बार गया, 3 से भाग 3 बार गया, 3 से भाग 3 बार गया, 2 से भाग 6 बार गया। ये लिखना पड़ेगा। जो भी इनके ऊपर घातें आई हैं इनमें +1 करके आपस में गुणा कर दो। 6 + 1 7, 3 + 1 4 और 7 × 4 28। यही मेरा आंसर है। 1728 में टोटल रंग बिरंगी 28 संख्याओं का भाग जाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या 7 × 4 28 होगा। 6 + 1 गुणा 3 + 1, 7 × 4 28। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए, इसका जवाब आप लोग देंगे। ये करना है 10,800 के भाजकों की संख्या। भाजक पूछे चाहे गुणनखंड पूछे, एक ही बात है। आप बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या। भाजक और गुणनखंड एक ही शब्द है। गुणनखंड का मतलब भी वही होता है, भाग जाने वाली संख्या। भाजक का मतलब भी वही होता है, कुल गुणनखंड की संख्या। बताएं आप लोग 10,800 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? तो 10,800 मैंने कहा शुरुआत करनी है 2 से, 5400 बार भाग जाएगा। फिर 2 से 2700, फिर 2 से
13 2 26 बचा 1, 1350। फिर 2 से, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14, 2 5 10। फिर 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 25। फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। तो 10,800 को हम लिख सकते हैं, 10,800 को हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 से भाग कितनी बार गया? 1 2 3 4 बार। 2 से भाग 4 बार, 3 से भाग 3 बार, 5 से भाग 2 बार। 2 से भाग 4 बार, 3 से भाग 3 बार और 5 से भाग गया 2 बार। ये लिखना है, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, 5 से 2 बार। अब इनके ऊपर जो घातें आई हैं इनमें +1 करके आपस में गुणा कर दो। 4 + 1 5, 3 + 1 4 और 2 + 1 3। 5 × 4 20 और 20 × 3 60। यही मेरा आंसर है। इस 10,800 के कुल भाजकों की संख्या 60 होगी। इस 10,800 के कुल भाजक या कुल गुणनखंडों की संख्या 60 होगी। यही हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेशन में। एक नंबर आप लोग लिखिएगा, 420 420। 420 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है। कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या बतानी है। 420 के कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या बतानी है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोगों को देना है। इस 420 में कुल कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, इसके कितने गुणनखंड या भाजक होंगे। यहां से आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा है वो जरूर आपको समझने को मिला होगा। और हो सकता है कोई भी बात, कोई सवाल ऐसा हो जो आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो। ऐसा स्वाभाविक है, आप सब इंसान हैं। एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आपके पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं। एक तो होता है कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप लोग भाग जाओ, और एक होता है उसको फिर से देखो। आप लोग 2 बार कोशिश करो, 3 बार कोशिश करो सीखने की, सीख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप जैसे ही अच्छा क्वेश्चन देखते हो अगर वहां से भागते हो तो ये गलत है। सीखने का यही तरीका है, 1 बार 2 बार 3 बार तक कोशिश करो, आप लोग सीख जाओगे। ठीक, तो क्लास का रिव्यू भी जरूर दिया करो। आप लोग लिखा करो क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आ रही, ताकि आपका कोई दोस्त जब क्लास को देखने आए तो वो समझ पाए कि हाँ ये जो बच्चे देख रहे हैं, आपके दोस्त जो क्लास को देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं। सीखने को मिला हो तो जरूर क्लास का रिव्यू दिया करो। ठीक, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।